नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। कल हमने जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम चैप्टर को पढ़ा था। उसके बहुत सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज हम जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत एवं प्रक्रम का क्वेश्चन बैंक करेंगे। इस क्वेश्चन बैंक में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर और बायोरिएक्टर के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ। इसके स्मरणीय बिंदु एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्लोन कहलाती है। तो क्लोन क्या है? किसी भी जीव की ऐसी प्रतिकृति जो कि आनुवांशिक रूप से समान हो। आनुवांशिक और भौतिक रूप से जो समान होती है उसे हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, वर्तमान समय में आनुवांशिक अभियांत्रिकी की सहायता से मानव इंसुलिन बनाया जा रहा है। इसी मानव इंसुलिन को हम ह्यूम्यूलिन कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूम्यूलिन कहते हैं। इसके बाद है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। एक ऐसा एंजाइम है जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए को विशिष्ट स्थानों पर काटने में सक्षम है। मैंने कल भी बताया था, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को हम प्रतिबंधन एंजाइम कहते हैं। इस प्रतिबंधन एंजाइम का काम होता है कि यह डीएनए को बीच में से जहाँ इसको सीक्वेंस मिलता है उस स्पेसिफिक उस विशिष्ट सीक्वेंस से काट देता है, और इसे ही हम मॉलिकुलर सीजर या आणविक कैंची भी कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है बीटी कॉटन यानी कपास की एक चमत्कारिक किस्म है जिसमें बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस नामक जीवाणु के जीन को स्थानांतरित किया जाता है। तो आपसे प्रश्न कई बार पूछा जा सकता है कि बीटी कॉटन क्या है या इसमें किस बैक्टीरिया का हम उपयोग करते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया उपयोग किया जाता है उसका नाम है बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस। तो ये जो बीटी नाम है इसी बैक्टीरिया का नाम है बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस का। ठीक है, दो या दो से अधिक डीएनए खंडों को जोड़ने के लिए डीएनए लाइगेज एंजाइम का उपयोग करते हैं। ठीक है, ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनी क्षारों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों पर पड़ने पर एक जैसे क्षार के जोड़े प्राप्त होते हैं, उन्हें पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। तो मैंने आपको कल भी बताया था, एक एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको मलयालम का। मलयालम में क्या होता है कि चाहे हम इसे इधर से पढ़ लें या फिर हम इसको इधर से पढ़ लें, दोनों ही तरफ से इसका सीक्वेंस एक जैसा रहता है। वैसे भी कोई भी डीएनए सीक्वेंस जो 5' to 3' तक ऊपर पढ़ा जा रहा है, वही अगर यहाँ पढ़ा जाएगा 5' से 3' तक तो वह समान होगा। ठीक है, जैसे कि AGGCCT, इसे आप इधर से पढ़ेंगे या इधर से पढ़ेंगे एक जैसा दिखेगा। देखिए कैसे AGGCCT लिखा हुआ है। तो ये हो गया एक सीक्वेंस। मान लो चलो 5' to 3' है, तो यहाँ जो बनेगा वो क्या बनेगा? A से T, CCGGA। आप इसे इधर से पढ़ो तो भी आपको सेम सीक्वेंस नज़र आएगा। तो दोनों स्टैंडों पर जब हम इसे पढ़ते हैं तो दोनों छोरों पर पढ़ने के बाद जब क्षारक समान पढ़े जाएं तो उसे हम पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, फिर लिखा है पुनर्योजित डीएनए को पोषक कोशिका में प्रविष्ट कराने हेतु एक विशिष्ट उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसे जीन गन कहते हैं। मैंने बताया था आपको कल कि जो पुनर्योजित डीएनए वो क्या होता है कि जो हमारा वेक्टर यानी वाहक डीएनए है, इसमें जब हम चाहा गया यानी वांछित डीएनए जोड़ देते हैं तो इस डीएनए को हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या फिर पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। और इस पुनर्योजित डीएनए को जब हम होस्ट कोशिका में ट्रांसफ़र करते हैं तो ट्रांसफ़र करने की 2-3 तकनीक हैं, जिनमें एक तकनीक है जीन गन। जीन गन से हम उसको इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इस कोशिका के अंदर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रविष्ट करा सकते हैं। दूसरा तरीका होता है जिसे हम बोलते हैं माइक्रो इंजेक्शन। तो माइक्रो इंजेक्शन के द्वारा भी क्या कर सकते हैं? ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। और तीसरा होता है ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इन तीनों तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पुनर्योजित डीएनए को किसी कोशिका में प्रविष्ट करा सकते हैं। ठीक है, डॉली क्या है? डॉली विश्व की कृत्रिम रूप से पैदा किया गया प्रथम स्तनधारी क्लोन है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहला स्तनधारी क्लोन कौन सा था? तो वो था डॉली। ठीक है, इसके बाद लिखा हुआ है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का निर्माण हाइब्रिडोमा तकनीक से किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन एक तकनीक होती है, इसमें हम दो जीन को मिला के एक नया हाइब्रिड बना लेते हैं। उससे क्या बनाई गई है? मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ का निर्माण किया गया है। फिर लिखा है वाहक और बाहरी जीन से मिलने से बने संयुक्त डीएनए को पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। तो मैंने आपसे कहा जैसे वाहक यानी हमारा क्या है? प्लाज्मिड है। इसमें जब हम बाहरी डीएनए या चाहा गया डीएनए बाहर से मिला देते हैं, जोड़ देते हैं, तो इस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या फिर पुनर्योजित डीएनए कहते हैं। ठीक है, इसे हम विषमांगी डीएनए भी कह सकते हैं। तो मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा और कल का रिवीजन भी हो गया होगा। अब हम इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को देखते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। पहला है बीटी कॉटन में बीटी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था बीटी का मतलब है बैसिलस थ्रूएंजेनेसिस। ठीक है, दूसरा है आनुवांशिक अभियांत्रिकी में आणविक कैंची किसे कहते हैं, यानी मॉलिकुलर सीजर किसे कहते हैं? तो मॉलिकुलर सीजर क्या करती है? डीएनए के
अणुओं को काट देती है। तो हम यह कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की तरह इसका उपयोग किया जाता है। फिर लिखा है पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम कौन सा है। पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम क्या है, टैग डीएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, टैग का मतलब होता है थर्मस एक्वाटिकस। क्या होता है, थर्मस एक्वाटिकस इसका फुल फॉर्म है। हम आपको जब अभी आगे पढ़ाएंगे पीसीआर के बारे में तो अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तकनीक जिसके द्वारा पितृत्व समस्या का समाधान किया जाता है उसे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहते हैं। ये पहले भी आपने पढ़ा होगा। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में क्या होता है कि किसी बच्चे का पिता कौन है उसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के माध्यम से। नेक्स्ट है, इन निम्न में से कौन प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड इक्वार्मन तो है नहीं क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, एएलयू भी रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, और थर्ड भी क्या है, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब प्रतिबंधन एंजाइम है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा इसका, PBr322। PBr322 क्या होता है, एक प्लाज्मिड होता है। ठीक, प्राकृतिक आनुवांशिक अभियंता ये कौन है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन। TI प्लाज्मिड कहते हैं इसको, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन, जिसे हम पौधों में उपयोग करते हैं। पौधों में मतलब उसे कह सकते हैं ट्यूमर बनाने के लिए, ट्यूमर बनाने के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का उपयोग करते हैं। इसके बाद है अपराधियों की पहचान करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का उपयोग किया जाता है। फिर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन का डीएनए खंड सामान्य पौधों की कोशिकाओं में क्या रोग उत्पन्न करता है, तो अर्बुद बनाता है। अर्बुद को हम इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं। तो ट्यूमर निर्माण कौन करता है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन यानी TI प्लाज्मिड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। डीएनए में संचित सूचना के संचरण और फिर से प्रकट होने तथा लक्षणों के बनने को क्या कहा जाता है, तो इसको हम कहते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन को बोलते हैं अभिव्यक्ति। क्या कहते हैं इसको हम, अभिव्यक्ति कहते हैं, या एक्सप्रेशन इंग्लिश में कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है मानव इंसुलिन कौन सा है, ह्यूम्यूलिन। ह्यूम्यूलिन को हम क्या कहते हैं, ह्यूम्यूलिन। ये क्या है, एक मानव इंसुलिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लोनिंग से डैश जाने वाले जीन भी उत्पन्न होने की संभावना होती है। मतलब ऐसे जीन जो अवांछित गुणों वाले हैं, मतलब जो गुण हमें नहीं चाहिए, ऐसे गुणों की क्लोनिंग भी हो सकती है क्लोनिंग से। ठीक है, फिर वाहक का क्या होता है, विगलन। वाहक का विगलन, और दूसरा क्या लिखा है, शुद्धिकरण आसान होता है। शुद्धिकरण मतलब उसे आसानी से निकाल सकते हैं। तो विगलन अलग करना और शुद्धिकरण करना आसान होता है वाहक का। फिर लिखा है आनुवांशिक इंजीनियरिंग से ऐसे जीव भी उत्पादित किए जा सकते हैं जिनका डैश सर्वदा नया हो, जिनका जीन प्रारूप कैसा हो, सर्वथा नया हो। नेक्स्ट है जीन वाहक का कार्य करते हैं। तो कौन करते हैं जीन वाहक का कार्य, प्लाज्मिड। प्लाज्मिड क्या करते हैं, जीन वाहक का कार्य करते हैं। नेक्स्ट है सही जोड़ियाँ। निफ, इसको हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कहते हैं। तो NIF क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीव है। विल्मट एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डॉली भेड़ का निर्माण किया था। लाइगेज एक एंजाइम है जो डीएनए को जोड़ता है। इसके बाद है PBr322 एक क्लोनिक संवाहक है। और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, इसमें हम इथिडियम ब्रोमाइड ETBr का उपयोग करते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि डीएनए के खंडों को, जो डीएनए खंड अलग अलग हो गए हैं, जिन्हें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ने यानी प्रतिबंधन एंजाइम ने जिन्हें काट दिया है, ऐसे डीएनए फ्रेगमेंट को जब हम किसी जेल में अलग करते हैं, ये अगारोस जेल होता है, इस अगारोस जेल में जब हम इसे अलग करते हैं तो पॉजिटिव, ये नहीं होता नेगेटिव चार्ज, यहाँ होता है पॉजिटिव चार्ज। तो डीएनए जो है वह नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर जाने लगता है और अपने आकार के आधार पर अलग अलग हो जाता है। तो ये कौन करता है, इसको हम किससे देख सकते हैं, इथिडियम ब्रोमाइड डाई से UV रेडिएशन में देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है PCR का पूरा नाम क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसे हम क्या कहते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, एक इसका नाम है, PCR का पूरा नाम है। ठीक है, फिर लिखा हुआ है वह चिकित्सा पद्धति जिसके द्वारा किसी जीव में गड़बड़ी वाले जीन को सही जीन द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, इस चिकित्सा पद्धति को हम जीन थेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीन थेरेपी कहते हैं। फिर है बीटी कपास में किस जीवाणु का जीन स्थानांतरित किया जाता है, तो बीटी कपास में हम बैसिलस थ्यूरिंजेनेसिस का क्या करते हैं, जीन स्थानांतरित करते हैं। ऐसे डीएनए खंड जिनमें नाइट्रोजनस क्षारकों के जोड़ों का क्रम डीएनए श्रृंखला के दोनों छोरों से पड़ने पर एक जैसे जोड़े प्राप्त होते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी भी कोशिका अथवा जीव की आनुवांशिक रूप से समान प्रतिकृति क्या कहलाती है, क्लोन कहलाती है। क्या कहलाती है, क्लोन। बाहरी और वाहक जीन के मिलने से जो डीएनए बनता है उसे हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहते हैं या पुनर्संयोजी डीएनए कहते हैं। ठीक, अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या है, डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है,
तो डीएनए पुनर्संयोजन तकनीक क्या है, जिसमें हम वाहक डीएनए में अपना बाहरी डीएनए जोड़ देते हैं, उस तकनीक को हम पुनर्संयोजन तकनीक कहते हैं। ठीक है। और इस तकनीक में हम जिन एंजाइम का उपयोग करते हैं वो एंजाइम कौन कौन से हैं। सबसे पहला है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम, दूसरा है लाइगेज एंजाइम जो जोड़ता है, और तीसरा है जिसे अपन कहते हैं प्लाज्मिड वेक्टर। ठीक है। तो प्लाज्मिड वेक्टर, लाइगेज एंजाइम और रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का उपयोग करते हैं। और साथ ही साथ में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस का उपयोग करते हैं डीएनए के खंडों को अलग अलग करने के लिए, और उसके अलावा पीसीआर का उपयोग करते हैं डीएनए की बहुत सारी कॉपीज बनाने के लिए। ठीक। रिकॉम्बिनेंट डीएनए तकनीक में उपयोग आने वाले एंजाइम का नाम क्या है, वही जो मैंने अभी भी बताया। एक है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस यानी प्रतिबंधन एंजाइम, और दूसरा का नाम है जिसे हम बोलते हैं लाइगेज एंजाइम। लाइगेज एंजाइम क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। ठीक है। फिर है पैलिंड्रोमिक डीएनए से आप क्या समझते हैं। तो पैलिंड्रोमिक डीएनए ऐसे सीक्वेंस होते हैं जिनको हम जब पढ़ते हैं तो दोनों तरफ से उनका सीक्वेंस एक जैसा पढ़ा जाता है, उन्हें हम पैलिंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस कहते हैं। जैसे कि इसका उदाहरण अपन देख सकते हैं कि किसी भी डीएनए अणु में एक निश्चित दिशा में पढ़ने पर उनके जो क्षार युग्मक हैं वो कैसे हों, समान पढ़े जाएं, उससे अपन क्या बोलते हैं, पैलिंड्रोमिक डीएनए कहते हैं। जैसे कि AGGCC T। ठीक है। ये क्या हो गया, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस हो गया। इधर भी क्या हो जाएगा, AGGCC T। ठीक। तो ये कैसे हो गए, समान हो गए। फिर लिखा है प्लाज्मिड किसे कहते हैं। आनुवांशिक अभियंत्रिकी में इसका क्या उपयोग है। तो प्लाज्मिड क्या होते हैं, एक एक्स्ट्रा क्रोमोजोमल मतलब जो बाहर है, जो क्रोमोजोम से अलग है, जो क्रोमोजोम यानी गुणसूत्र का भाग नहीं है, तो गुणसूत्र से अलग, ऐसे बाह्य नाभिकीय कह सकते हो या बाह्य गुणसूत्रीय कह सकते हो। स्वतः दोगुणित होने वाले मतलब जो अपनी कॉपी फिर से बना सकते हैं, जो अपना रेप्लिकेशन खुद से कर सकते हैं। तो स्वतः दोगुणित होने वाले सहसंयोजी वलयाकार मतलब गोल, ठीक है, द्विसूत्री डीएनए अणु को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मिड कहते हैं। ठीक है। इनका उपयोग क्या होता है, इनका हम वाहक के रूप में इनका उपयोग करते हैं जीन अभियांत्रिकी में। ठीक है। फिर लिखा है जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। तो जीन बैंक से आपको समझ में आ रहा होगा कि ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई चीज़ जहाँ पर हम चीज़ों को क्या कर रहे हैं, जमा करके रख रहे हैं। तो जब किसी बैंक में हम जीन को जमा करके रखेंगे तो उसे अपन क्या कह देंगे, जीन बैंक कह देंगे। तो जीन बैंक क्या होती है, एक ऐसी अवस्था होती है, एक ऐसी संस्था होती है जिसके अंदर हम जीन को संरक्षित करके रखते हैं, उसे हम जीन बैंक कहते हैं। इसका महत्व क्या है। अब जैसे जीन का महत्व क्या हो सकता है कि जीन को संरक्षित करके रखेंगे तो हम बाद में उससे नई प्रजातियां उत्पन्न कर सकते हैं। तो इसका महत्व क्या हो जाएगा, नई प्रजातियों के निर्माण में या पुरानी प्रजाति को संरक्षित करने में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ वैज्ञानिक परीक्षण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ओके। इसके बाद लिखा है वाहक क्या है, वाहक के 4 लक्षण बताइए। तो जो वाहक क्या होता है, वाहक एक ऐसा जीन होता है, एक ऐसा डीएनए खंड होता है जो हमारे वांछित डीएनए को, जो हमारे वांछित जीन को किसी कोशिका में स्थानांतरित करने में मदद करता है। तो जब हमारे वांछित जीन को या वांछित डीएनए खंड को किसी कोशिका में ले जाने में जो सहायता करता है उसे हम वाहक कहते हैं। इसके 4 लक्षण क्या क्या होते हैं। तो पहला लक्षण होता है कि इसमें ORI होना चाहिए, मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होना चाहिए, जिससे कि ये क्या कर सके, द्विगुणन कर सके यानी रेप्लिकेशन कर सके, अपनी कॉपी बना सके। दूसरे, इसका विलयन और शुद्धिकरण आसानी से होना चाहिए। अगर ये विलयन नहीं कर पाएगा, इसका शुद्धिकरण नहीं होगा, तो ये क्या करेगा, किसी और चीज़ में रेप्लिकेट कर जाएगा। तो इसका विलयन आसानी से होना चाहिए, शुद्धिकरण होना चाहिए। तीसरा, इसका जो अणुभार है वो कम होना चाहिए, जिससे कि इसे हम दूसरे डीएनए से आराम से जोड़ सकें। चौथा ये है कि इसे जब हम किसी कोशिका के अंदर डालते हैं तो उसके अंदर इसकी पहचान आसानी से की जा सके, इसकी इसमें क्या होना चाहिए, विशेषता होनी चाहिए। सबसे पहले इसमें क्या होना चाहिए, इसमें एक रिस्ट्रिक्शन साइट भी होनी चाहिए। रिस्ट्रिक्शन साइट का मतलब जो प्रतिबंधन एंजाइम कहाँ पर आके इसे काटेगा, तो वो साइट होनी चाहिए। दूसरी, इसमें क्लोनिंग साइट होनी चाहिए। क्लोनिंग साइट मतलब जहाँ से मैंने आपको कल पढ़ाया था, इसका क्लोनिंग क्षेत्र होना चाहिए जहाँ पर हमारा डीएनए आकर जुड़ेगा। तीसरा, इसके पास क्या होना चाहिए, इसके पास एक चिन्ह होना चाहिए जिससे हम इसको पहचान सकें। ठीक है। उस पहचान चिन्ह इसके पास होना चाहिए, जिसे हम सेलेक्टेबल मार्कर कहते हैं। ठीक है। विशिष्ट मार्कर हम इसे कह सकते हैं। तो ये कुछ 4-5 लक्षण हो गए जो इसके अंदर होना चाहिए। पहला कौन सा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ORI, जिससे रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपी बना सके। दूसरा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के साइट होना चाहिए, जैसे कि PBR 322 को देखेंगे तो उसमें आपको क्या मिलेगा, EcoR1 के लिए साइट मिलेगी, PST1 के लिए साइट मिलेगी, PSU के लिए साइट मिलेगी। तो ऐसे कई सारे एंजाइम के लिए इसके पास साइट होती है। तीसरी चीज़ क्या होनी चाहिए, इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए, मतलब इससे हम इसे क्या कर सकें, आसानी से पहचान सकें। ठीक है। चौथी, इसके पास क्लोनिंग साइट होनी चाहिए जहाँ पर ये अपनी क्या कर सके, अपनी कई सारी कॉपी
बना सके। तो ये कुछ क्या हो गए इसके लक्षण हो गए। फिर लिखा है एक्सो न्यूक्लियस और एंडो न्यूक्लियस में अंतर बताइए। एक्सो मतलब बाहर, एंडो मतलब अंदर। जब कोई एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल को अंदर की ओर से काटता है, अंदर बीच में से कहीं से भी काटता है, उसे हम एंडो न्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। और जब कोई एंजाइम डीएनए खंडों को बाहर की ओर से काटता, मतलब यहाँ से काट दिया, यहाँ से काट दिया, फिर वापस यहाँ से काट दिया, तो जब किसी डीएनए को बाहर से काटा जाता है तो उसे एक्सोन्यूक्लियस कहते हैं, और जब डीएनए को अंदर से काटते हैं तो उसे एंडोन्यूक्लियस एंजाइम कहते हैं। ठीक है। फिर लिखा है अनुप्रवाह संसाधन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। अनुप्रवाह संसाधन, अनुप्रवाह संसाधन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंग्लिश में कहा जाता है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होती है कि जब भी कोई चीज़ बन गई, जैसे हमने बायोरिएक्टर लिया, बायोरिएक्टर में हमने किसी चीज़ का, किसी एंटीबायोटिक का उत्पादन कर लिया। अब इस एंटीबायोटिक को बाहर निकालना, बाहर निकाल के इसको परिष्कृत करना, मतलब प्यूरिफिकेशन करना, इसकी टेस्टिंग करना, इसकी टेस्टिंग करना कि जो आपने बनाया है वो सही बनाया कि नहीं, कुछ गलती तो नहीं है। उसके बाद बनाने का उसका परीक्षण करना, टेस्टिंग मतलब परीक्षण करना, परीक्षण करने के बाद उसका पैकिंग करना, तो पैकिंग करना, पैकिंग करने के बाद उसको मार्केट में बेच देना। तो ये सब चीज़ें किसके अंतर्गत आती हैं? डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर आती हैं, मतलब अनुप्रवाह संसाधन के अंतर्गत आती हैं। तो अनुप्रवाह संसाधन क्या हो गया? एक ऐसी अवस्था जिसके अंतर्गत जैव संश्लेषित पदार्थ को परिष्कृत करके तैयार किया जाता है और विपणन के लिए वापस भेज दिया जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, जो चीज़ बनी है उसे पहले परिष्कृत किया जाता है, मतलब उसको प्यूरीफाई किया जाता है, उसके बाद उसकी टेस्टिंग होती है, मतलब उसका परीक्षण होता है, और परीक्षण करने के बाद हम उसको मार्केट में विपणन के लिए यानी बेचने के लिए भेज देते हैं, उसकी पैकिंग कर देते हैं। तो ये सब किसके अंतर्गत आता है? आपका अनुप्रवाह संसाधन यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंतर आता है। इसके बाद है प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर क्या है। तो प्लाज्मिड डीएनए कैसा होता है? जैसे कोशिका हो गई है ना, बैक्टीरिया कोशिका, और उसके अंदर न्यूक्लियस तो वैसे होता नहीं है, गुणसूत्र होता है। तो गुणसूत्र के अलावा यहाँ अगर कोई डीएनए उपस्थित है उसे अपन क्या बोलेंगे? प्लाज्मिड डीएनए कहेंगे। और इस गुणसूत्र को अपन क्या बोलेंगे? गुणसूत्रीय डीएनए कहेंगे। तो गुणसूत्रीय डीएनए जो है वो अनुवांशिक इकाई होता है, अनुवांशिकी का भाग होता है, लेकिन प्लाज्मिड डीएनए अनुवांशिकी का भाग नहीं होता है। ठीक है। प्लाज्मिड डीएनए जो होता है वो गोल गोल होता है, वलयाकार होता है, और जो गुणसूत्रीय डीएनए होता है वो कैसा होता है? द्विसूत्रीय संरचना होती है, मतलब डबल हेलिकल मॉडल इसका होता है। ठीक है। और यह गोलाकार और वलयाकार नहीं होता। इसके अलावा इसमें जो है एक क्रोमोसोम जो है यानी गुणसूत्र जो है उसमें प्रतिरोधक क्षमता नहीं पाई जाती, लेकिन जो ये प्लाज्मिड होता है ये प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का काम करता है किसी भी जीव में, यानी खासकर बैक्टीरिया में। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट है अर्धसूत्री विभाजन को ध्यान में रखते हुए लिखिए कि पुनर्संयोजित डीएनए किस अवस्था में बनते हैं। तो पुनर्संयोजित डीएनए किस अवस्था में बनते हैं ये अपन को किसके बारे में बताना है? अर्धसूत्री विभाजन के समय। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अर्धसूत्री विभाजन क्या होता है। ये कोशिका है, इस कोशिका के पास कितने क्रोमोसोम है? 46, यानी 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, 23 जोड़े हैं। जब यह कोशिका दो कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है और इस कोशिका के पास सिर्फ 23 गुणसूत्र रह जाते हैं, इसके पास सिर्फ 23 गुणसूत्र रह जाते हैं, मतलब 46 नहीं होते, कितने होते? 23 और 23 रह जाते हैं। तो इस विभाजन को हम अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, और यह मुख्यतः आपको जन्म कोशिकाओं में देखने को मिलता है। तो इसमें पुनर्संयोजित डीएनए कब बनते हैं? जैसे कोशिका विभाजन होता है, जब हम म्यूसिस करते हैं यानी अर्धसूत्री विभाजन करते हैं तो 4 स्टेज हैं। पहली होती है जिसे अपन बोलते हैं प्रोफेज। ठीक है। प्रोफेज का 1। तो प्रोफेज 1 में क्या होता है? इसमें भी 5 स्टेज होती हैं। ठीक है। 5 स्टेज में से एक स्टेज होती है जिसे अपन बोलते हैं पैकाइटिन। क्या बोलते हैं उसको हम? पैकाइटिन। इस पैकाइटिन अवस्था में क्या होता है? जो गुणसूत्र होते हैं, एक क्रोमोसोम होते हैं यानी गुणसूत्र होते हैं, ये आपस में इस तरह से कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये इस तरह साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स में से क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल का एक दूसरे के बीच में एक्सचेंज होता है, यानी अदला बदली होती है। इसी अदला बदली को अपन क्या कहते हैं? पुनर्संयोजन कहते हैं। ठीक है। रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। ठीक। इसलिए किसमें होता है? पैकाइटिन अवस्था में होता है। ठीक है। फिर लिखा है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में डीएनए एनोड की ओर क्यों बढ़ता है। जैसा कि आप जानते हैं जो डीएनए है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब नेगेटिव यानी माइनस चार्ज होता है। क्यों होता है ये भी पूछा जाता है, क्योंकि इसके अंदर क्या पाया जाता है? फॉस्फेट पाया जाता है, और फॉस्फेट पर कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसलिए डीएनए भी कैसा होता है? ऋणात्मक होता है, और इस पर किसका चार्ज होता है? नेगेटिव। तो जब डीएनए को हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में रखते हैं तो यहाँ पर क्या एनोड यानी प्लस चार्ज है, और यहाँ पर क्या नेगेटिव। तो डीएनए नेगेटिव है तो किधर बढ़ेगा? वो पॉजिटिव की ओर, है ना। इसलिए डीएनए किसकी ओर बढ़ता है? एनोड की ओर बढ़ता है। तो आप क्या लिखेंगे इसमें? क्योंकि डीएनए कैसा होता है? नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है, इसलिए ये क्या करता है? ऋणात्मक चार्ज होने की वजह से एनोड की ओर बढ़ता है। ठीक है। इकोलाई की क्लोनिंग वाहक यानी पीबीआर 322 का आरेख से निरूपित करें। तो इकोलाई पीबीआर 322 कैसा होता है जरा देख लेते हैं एक बार।
इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से मैंने बता दिया, ठीक है। ये बनाने के बाद मैंने यहाँ बना दिया, ये क्या हो गई, ये साइट हो गई जिसमें इको R1 होगा, ठीक है। यहीं पर आपको हिंद थर्ड होगा, यहीं पर क्लेफ फर्स्ट होगा। फिर यहाँ से आप जाएंगे इस वाली पोजीशन पर, तो इस वाली जगह पर आपको क्या मिलेगा, टेट्रासाइक्लिन के लिए रेसिस्टेंस मिलेगा। और यहाँ से जब आप इधर आएंगे तो ये वाला जो होगा आपको, ये वाला पोर्शन, इसमें आपको एम्पिसिलिन के लिए रेसिस्टेंस मिलेगा। फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा एक ORI, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, और एक यहाँ मिलेगा जिसे हम बोले ROP, ठीक है, रेप्लिकेशन ऑफ प्रोटीन। और उसके बाद इसी टेट्रासाइक्लिन वाले क्षेत्र में आपको BAMH मिलेगा, BAMH1, और यहीं पर SAL-A1 मिलेगा। ऐसे एम्पिसिलिन में अगर आप जाएंगे तो एम्पिसिलिन में आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, PVU1 मिलेगा और PST1 मिलेगा। तो आप इसे अपनी किताब में से एक बार बहुत अच्छे से देख लें और इसे याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है PBR 322, ठीक है। इसके बाद है जेनेटिक इंजीनियरिंग में एंजाइम लाइगेज की क्या भूमिका है। तो लाइगेज क्या करता है, दो DNA को आपस में जोड़ने का काम करता है। DNA खंडों को जोड़ने का काम कौन करता है, लाइगेज एंजाइम करता है। तो यह क्या करेगा, जो हमारा वांछित DNA है उसको वाहक DNA से जोड़ देगा और क्या बन जाएगा, हमारा रिकॉम्बिनेंट DNA बन जाएगा, ठीक। फिर बैक्टीरियोफेज क्या है, तो बैक्टीरियोफेज आपको पहले से ही पता है, बैक्टीरियोफेज का एक वायरस होता है, एक विषाणु होता है जो बैक्टीरिया को क्या करता है, इन्फेक्ट करता है, यानी जीवाणु को जो नष्ट करता है, उसको इन्फेक्शन करता है, उसे हम बैक्टीरियोफेज वायरस कहते हैं, ठीक। कौन सा DNA पॉलीमरेज उच्च ताप पर भी सक्रिय रहता है, तो मैंने बताया टेक DNA पॉलीमरेज, यानी थर्मस एक्वाटिकस DNA पॉलीमरेज क्या करता है, उच्च ताप पर भी सक्रिय रह सकता है, ठीक। नेक्स्ट दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, इनको देख लेते हैं। फसल सुधार में अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 5 उपयोग लिखिए। तो अनुवांशिक इंजीनियरिंग के 5 उपयोग क्या हो सकते हैं, तो पहला उपयोग कि हम क्या करें कि ऐसी फसल पैदा करें जिसमें गुणवत्ता ज़्यादा हो, है ना, जिसमें गुण बहुत सारे हो। दूसरा, ऐसी फसल का उत्पादन करें जिसमें उत्पादक क्षमता ज़्यादा हो, उत्पादकता ज़्यादा हो। तीसरा, हम ऐसी फसल का निर्माण करें जो वर्षा में भी, धूप में भी, बारिश में भी, है ना, और सूखे में भी क्या कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन कर सके। चौथा क्या हो सकता है, कीट जो कीटों से अफेक्टेड ना हो, मतलब जो कीट प्रतिरोधी क्षमता को विकसित कर सकते हैं, उनमें ऐसी फसल का हम विकास कर सकते हैं। तो इस तरह से कुछ इसके क्या हो गए, उपयोग हो गए इंजीनियरिंग के फसल सुधार में, ठीक है, आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्री DNA, 5 अंतर स्पष्ट कीजिए। तो प्लाज्मिड DNA मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले समझाया था, प्लाज्मिड DNA और गुणसूत्री DNA, तो आप आसानी से इसका अंतर लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बायोरिएक्टर क्या है, ये समझ लेते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको पहले नहीं बताया था। मैंने आपसे कहा था कि इसको हम बाद में जब समझाएंगे PCR, बायोरिएक्टर और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। तो बायोरिएक्टर समझते हैं क्या है कि एक ऐसा समझ लीजिए जैसे कि कंटेनर होता है, कंटेनर होता है, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया, क्या सेट कर दिया, टेम्परेचर सेट कर दिया। और इसी के अंदर हमने क्या किया है, एक टेम्परेचर के साथ साथ में एक ऐसा मशीन लगा दी जिसमें एयर अंदर जा सके, एयरेटर लगा दिया, और इसी में हमने pH सेट कर दिया, pH सेटर लगा दिया। तो इससे हमें पता चल जाएगा अंदर pH कितना है, टेम्परेचर कितना है, उसमें एयर सही से जा रही है कि नहीं जा रही है, ठीक है। तो हम एक आर्टिफिशियल ऐसा कंटेनर बना लेंगे जिसके अंदर हम अपने उत्पाद को बना सकें, ठीक है। उत्पाद को बनाने के लिए जो हम क्या करते हैं, एक बर्तन बना लेते हैं, एक कंटेनर बना लेते हैं, उसी बर्तन को हम बायोरिएक्टर कहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बायोरिएक्टर क्या होता है, तो बायोरिएक्टर हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का बर्तन होता है जिसके अंदर हम सूक्ष्म जीवों को, जंतुओं को या मानव कोशिकाओं को क्या कर सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं, या उनसे किसी विशिष्ट उत्पाद को, एंजाइम को बना सकते हैं। तो बायोरिएक्टर में हम वांछित उत्पाद को पाने के लिए, वांछित उत्पाद को पाने के लिए क्या करते हैं, अनुकूल परिस्थितियां पैदा करते हैं। अनुकूल परिस्थितियां कैसे, कि किसी बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए, किसी बैक्टीरिया को विकास करने के लिए कितना pH चाहिए, कितना तापमान चाहिए, ये सब सेट करके रख देते हैं हम उसी बर्तन में, बायोरिएक्टर में, ठीक है। तो उसमें हम तापमान, pH, लवण, विटामिन, ऑक्सीजन सबको सेट कर देते हैं। यह बायोरिएक्टर जो है उसमें 2 प्रकार का आपकी किताब में दिया हुआ है, जिनमें से एक है स्टायर टैंक बायोरिएक्टर, जिसे हम विलोडन बायोरिएक्टर भी कहते हैं, स्टायर टैंक बायोरिएक्टर भी कहते हैं। दूसरा है दंड विलोडक हॉज बायोरिएक्टर, ठीक है, जिसका उपयोग हम कर सकते हैं सारे विटामिन के या प्रोटीन्स के उत्पादन में, ठीक है। तो आप इसमें आराम से लिख सकते हैं कि इसका उपयोग किस में किया जाता है, कि किसी भी वस्तु के उत्पादन में, जैसे कि एंजाइम हो गए, प्रोटीन हो गए, ठीक है, इसके अलावा कई अन्य उत्पाद हो गए, इन उत्पादों को बनाने में किसका उपयोग करते हैं, बायोरिएक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। आप है TI प्लाज्मिड क्या है, TI प्लाज्मिड बताया ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड से कहते हैं, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से निकाला जाता है। यह क्या करता है,
ट्यूमर बनाता है, मतलब ट्यूमर मतलब गठान जिससे निर्माण करता है, इस गठान के निर्माण में टीआई प्लाज्मिड हेल्प करता है। ठीक है। आनुवांशिक अभियांत्रिकी में इसकी क्या उपयोगिता है कि पेड़ पौधों में जब हमें कोई उत्पादन करना हो तो हम इसका उपयोग करते हैं। इसको निकालते हैं हम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन जीवाणु से, और यह प्लाज्मिड जो होता है वो जो डाइकोट होते हैं यानी द्विबीजपत्री जो होते हैं उनके अंदर संक्रमण पैदा करता है और उसके अंदर ट्यूमर बना देता है। ट्यूमर बनाने के बाद क्या होगा, उससे हमें जो भी चीज़ चाहिए होगी, जो उत्पाद चाहिए वो उत्पाद हमें आसानी से मिल जाता है। ठीक है। तो इसका उपयोग क्या है, इसका यह एक वाहक के रूप में कार्य करता है। किसके लिए, संवाहक के रूप में कार्य करता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन क्लोनिंग के 5 उपयोग लिखिए। तो पहला उपयोग हो जाएगा कि किसी जीव के इच्छित जीनोटाइप को संरक्षित करना, जो जीन हम चाहते हैं वो संरक्षित रहे। दूसरा हो जाएगा कि अगर हमें इस जीन से कुछ उत्पाद प्राप्त करना है तो उत्पाद हम सरलता से प्राप्त कर सकें। तीसरा काम हो जाएगा जो पादप विलुप्त हो रहे हैं, जो समाप्त हो रहे हैं, उन विलुप्त समाप्त होने वाली चीज़ों को हम क्या कर सकें, संरक्षित कर सकें। ये इसका तीसरा काम हो जाएगा। चौथा काम हो जाएगा इससे हम क्या कर सकें, उपयोगी वस्तुएं पैदा कर सकें, जैसे कि हमें दूध बनाना है, प्रोटीन बनाना है, एंजाइम बनाना है, इंसुलिन बनाना है, इनके लिए हम इसका उपयोग कर सकते हैं। साथ ही साथ में मानव अंग के प्रत्यारोपण में भी हम जीन क्लोनिंग का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अलावा रिसर्च के लिए यानी आपको अध्ययन के लिए तो हम इसका उपयोग करते ही हैं। ठीक है। एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस में 5 अंतर आप आसानी से लिख सकते हो, जैसे डीएनए सेगमेंट हो गया, ये 5' एंड ये 3' एंड ये 3' ये 5'। जब कोई एंजाइम डीएनए के नाइट्रोजन क्षारों को यहाँ से काटता है, एंड पे से काटता है, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस। ठीक है। और जब यह इसे अंदर से काटता है, कोई भी एंजाइम जब डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स को अंदर से काटता है तो उसे हम बोलते हैं एंडोन्यूक्लियस। ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर लिख सकते हो। ठीक। फिर है चिकित्सा के क्षेत्र में आनुवांशिक इंजीनियरिंग के कोई 5 उपयोग। तो चिकित्सा के क्षेत्र में हमने क्या उपयोग किया, एक तो हमने दवाई बनाने में उपयोग कर लिया। ठीक है। जीन थेरेपी में हमने इसका उपयोग कर लिया। तीसरा हमने कह सकते हैं एंटीबायोटिक बनाने में हमने इसका उपयोग कर लिया। चौथा हम कह सकते हैं डायग्नोसिस में, डायग्नोसिस मतलब पता लगाने में, बीमारी का पता लगाने के लिए, जैसे आपको कैंसर का पता लगाना है, जैसे कि आपको एड्स का पता लगाना है, तो इन बीमारियों का पता लगाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या है, जीन बैंक से आप क्या समझते हैं। तो जीन बैंक मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि ऐसी कोई संस्था, ऐसी कोई बैंक जहाँ पर हम जीन को संरक्षित करते हैं, जीन या डीएनए को संरक्षित करते हैं, ऐसी बैंक को हम क्या कहते हैं, जीन बैंक कहते हैं। इसका महत्व क्या है कि इसको संरक्षित करके हम अपनी जातियों को संरक्षित कर सकते हैं, नई प्रणाली विकसित कर सकते हैं, नई जीवों की उत्पत्ति में सहायता कर सकते हैं, वैज्ञानिक परीक्षण में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद है जैव प्रौद्योगिकी प्रयोगों में जीन गन की भूमिका बताइए। तो जीन गन का काम क्या है, जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो हमारा आरडीएनए या पुनर्संयोजित डीएनए है, इस डीएनए को किसी कोशिका के अंदर स्थानांतरित करने में जो काम करता है उसे अपन जीनगन कहते हैं। ठीक है। उस विधि को अपन जीनगन कहते हैं। ठीक है। तो परपोषी कोशिका में विजातीय डीएनए को प्रवेश कराने की जो युक्ति है, जो मेथड है, उसे अपन क्या बोलते हैं, जीनगन कहते हैं। फिर है आनुवांशिक इंजीनियरिंग की महत्ता और उसके 5 उपयोग लिखिए। जेनेटिक इंजीनियरिंग के महत्व क्या है। तो महत्व सिंपल सी बात होगी, नए जीन बनाना, नए गुणों को विकसित करना, नए गुणों का विकास करना। ठीक है। उसके अलावा जीवों में आनुवांशिक रोगों का पता लगाना। ठीक है। इसके अलावा जीन के क्रम का पता लगाना। कि इसके अलावा हम वैक्सीन बना सकते हैं, एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं। तो इन सब में भी हम किसका उपयोग करते हैं, आनुवांशिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं। ठीक है। पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक के महत्व और उपयोग बताइए। तो पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक क्या है, पहले तो एक ऐसी तकनीक है जिसके अंदर हम एच डीएनए को भाग डीएनए के साथ में जोड़ देते हैं। ठीक है। इसी को हम पुनर्संयोजन डीएनए तकनीक कहते हैं। इसका काम क्या होता है कि ऐसे वांछित गुणों का विकास हो जाता है जो उस जीव में है नहीं, उससे हम एक नया ऐसा जीव बना सकते हैं जिसमें हम वांछित गुण हो, चाहे वो पौधा हो चाहे जीव जंतु हो। इसके अंदर हम आनुवांशिक रोगों का पता लगा सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए की सहायता से उसका सीक्वेंसिंग कर सकते हैं, और वैक्सीन का निर्माण कर सकते हैं, प्रोटीन का निर्माण कर सकते हैं, इंसुलिन का निर्माण कर सकते हैं, हार्मोन्स का निर्माण कर सकते हैं। तो इसका हम औद्योगिक स्तर पर इसका उत्पादन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम इसका चेकअप में सहायता कर सकते हैं, डायग्नोसिस में, मतलब बीमारी का पता लगाने में भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि एड्स का पता लगाने के लिए, कैंसर का पता लगाने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से समाप्त हो गई। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर जो है आपका जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। आशा है आप सभी को समझ में आया हो। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।